नो बेसिक्स के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। पीछे की वीडियो में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के बारे में देखा था। 1853 तक हमने सारे कवर कर लिए। तो मोटा मोटी 1857 तक की जो जितनी भी घटनाएं हैं वो सारे हम लोगों ने देख लिए। देसी रियासतों के बारे में देखा, अलग अलग राज्यों के बारे में देखा कि वो किस तरीके से एक एक कर अंग्रेजों के चंगुल में चले जाते हैं, अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। फिर उस पलासी के युद्ध के बाद से जितने भी महत्वपूर्ण एक्ट आते हैं उनके बारे में हमने जाना। आगे की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे कुछ आर्थिक जो गतिविधियां हुई हैं, आर्थिक नियम जो लाए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, उनके बारे में जानेंगे। फिर सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित तब आएंगे 1857 की क्रांति के बाद, और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का एक जो दौर शुरू होता है उसको जानेंगे, और इस तरीके से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जानते हैं बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। तो सबसे पहले गवर्नर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। वो पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर बनते हैं। दो बार ये गवर्नर बनाए जाते हैं। पहला जो कार्यकाल होता है पलासी के युद्ध के बाद इनका शुरू होता है 3 साल का, 57 से लेके 60 तक का। इसके बाद इनका जो दूसरा कार्यकाल शुरू होता है वो शुरू होता है 65 से लेके, अर्थात इलाहाबाद की संधि जो होती है, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के बाद से इनका कार्यकाल शुरू होता है 65 से लेके 67 तक, अर्थात 1765 से लेके 1767 तक का। तो उसके बारे में थोड़ा एक संक्षिप्त इनके बारे में हम जान लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको पता है कि वो एक मामूली क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में बहाल हुए थे। मद्रास में इनकी पोस्टिंग थी। उसके बाद कर्नाटक के दूसरे और तीसरे युद्ध में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों को एक हारी हुई बाजी को जिता देते हैं और फ्रांसीसियों पर अपनी बढ़त हासिल कर लेते हैं। वहाँ के बाद से इनका एक आगे बढ़ने का दौर शुरू होता है, और वहाँ एक क्लर्क से लेके बंगाल के गवर्नर तक ये बन जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों को भारत में स्थापित करने वाले जो वास्तविक व्यक्ति होते हैं वो हैं रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की शक्ति को भारत में इन्होंने ही स्थापित किया था। कर्नाटक युद्ध के माध्यम से पहले साउथ में इन्होंने स्थापित किया, बाद में बंगाल में, और बंगाल में तो पूरी तरीके से इन्होंने कैप्चर कर लिया, कब्जे में कर लिया बंगाल को। तो ऐसी इनकी शख्सियत थी। अब इनके समय की कुछ और जो घटनाएं हैं वो जान लेते हैं। ये पलासी का युद्ध पहले लड़ा जाता है, उसके बाद ये बंगाल के गवर्नर बनते हैं, और ये उसी के बाद इनका पहला कार्यकाल शुरू होता है गवर्नर का। फिर जब बक्सर का युद्ध होता है और इलाहाबाद की संधि की बात आती है तो इंग्लैंड से इन्हें वापस भेजा जाता है इलाहाबाद की संधि को करने के लिए। तो वहां से इनका फिर दूसरा कार्यकाल शुरू होता है। जब दूसरा कार्यकाल शुरू होता है तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अर्थात 65 से लेके जो 72 तक द्वैध शासन बंगाल में चलता है उसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। और कुछ महत्वपूर्ण घटना है जैसे कि श्वेत विद्रोह, जिसे कि हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी, दोहरा भत्ते के मुद्दे पे हुआ था, वो इन्हीं के समय में हुआ था। ये जब इंग्लैंड वापस लौट कर जाते हैं तो इन्हें काफ़ी अपमानित किया जाता है। अपमान सूचक शब्द के रूप में नवाब कहकर इन्हें बोला जाता है, नवाब शब्द से संबोधित किया जाता है। इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जाता है, और अंततः यह इतने परेशान होते हैं कि 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इनके बाद अगले जो गवर्नर बनते हैं वो कार्यकारी होते हैं, हॉलवेल होते हैं, कुछ समय के लिए बनते हैं। 1760 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड जाते हैं
तो कुछ समय के लिए हॉलबेल को गवर्नर बनाया जाता है। इनके समय में कोई वैसी महत्वपूर्ण घटना तो नहीं हुई थी, लेकिन इनका इतिहास में महत्व किस लिए है, तो एक घटना को लेकर, और वो घटना है ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। बंगाल से संबंधित जो वीडियो हैं उसमें आप चाहें तो देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, भारत के आधुनिक इतिहास वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएंगे तो बंगाल से संबंधित जो वीडियो है उसमें इस घटना का जिक्र है। तो इन्होंने हॉलबेल ने एक किताब लिखी थी अलाइव द वंडर, उसी बुक में इन्होंने ब्लैक होल घटना का जिक्र किया था। इसके बाद अगले जो गवर्नर होते हैं वो हैं वेंसीटाट। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, 1760 से 1765 तक। बक्सर का युद्ध इन्हीं के समय में लड़ा जाता है और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करते हैं कैप्टन मुनरो। और बक्सर के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और फिर से क्लाइव आते हैं और 2 साल का अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगले जो गवर्नर बनते हैं वेरेलस्ट बनते हैं 2 साल के लिए। इनका कोई विशेष इनके समय में कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद अगले गवर्नर बनते हैं कर्टियर 1769 से लेकर 72 तक। इनके समय की महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो था 1770 का बंगाल का भीषण अकाल, जिसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल की 1/3 आबादी भूख और इलाज के अभाव में मर गई। तो ये महत्वपूर्ण घटना इनके समय की थी। फिर अगले गवर्नर आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग आते हैं 1772 ईस्वी में और इनका कार्यकाल 85 तक होता है। ये जो काम करते हैं 2 तरह से करते हैं, पहले तो गवर्नर के रूप में और बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। इनके समय की जो बात होती है, पहले तो ये गवर्नर बनकर आते हैं 72 में, 73 तक वो गवर्नर के पद पे रहते हैं, तो इसलिए ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो यहीं से गवर्नर जनरल का सिलसिला शुरू होता है और वो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो था कि बंगाल में द्वैत शासन को इन्होंने खत्म किया 1772 ईस्वी में, जिसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। इसको खत्म वारेन हेस्टिंग्स ने किया। अब इनके कुछ और काम 1772 ईस्वी में एक राजस्व बोर्ड जो कि मुर्शिदाबाद में होता है उसको स्थानांतरित करके कलकत्ता लाते हैं। महत्वपूर्ण काम है ये। एक्चुअली पहले क्या था कि मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी थी, तो सारी जो अधिकतर जो चीज़ें होती हैं मुर्शिदाबाद में होती है और अंग्रेज जब बंगाल पे नियंत्रण स्थापित करते हैं तो उनका केंद्र बनता है कलकत्ता। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो शासन की, वो सारे कुछ ट्रांसफ़र करके कलकत्ता लाया जाता है। तो राजस्व बोर्ड को भी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया जाता है। कलकत्ता में एक टकसाल स्थापित किया जाता है। ददनी प्रथा का इन्होंने अंत किया था 1772 ईस्वी में। ददनी प्रथा के बारे में हम जानेंगे आगे की वीडियो में। इन्होंने भू बंदोबस्त से संबंधित अर्थात भू राजस्व वसूली से संबंधित 2 प्रथाएं लाई थी, दोनों फेल हुए थे। इसको हम जान लेते हैं। इसमें क्या थी, तो भू बंदोबस्ती की जो व्यवस्था थी ये क्या था कि जमींदारों को ठेके पे दे दिया था भूमि राजस्व को वसूली करने के लिए। तो पहली बार में यह 5 साल के लिए दिया गया था और साथ में जमींदारों को पुलिसिंग और जुडिशियल पावर भी दे दिया गया था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वो किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने लगे, जोर जबरदस्ती करके ज़्यादा राजस्व की वसूली करते थे। तो ये व्यवस्था अंततः फेल हो गई। जब ये व्यवस्था फेल हुई, 72 में शुरू की गई थी, 5 साल के लिए ठेका दिया गया था 77 में। जब ये व्यवस्था फेल हुई तो 1777 में उसी व्यवस्था को 1 वर्ष के लिए दिया गया।
पहले जो 5 साल के लिए ठेका दिया गया था वो 1 साल के लिए ठेका कर दिया गया, लेकिन यहाँ भी स्थिति वही रही। तो मिला जुला के इनकी जो भू राजस्व की नीति होती है जमींदारी प्रथा वाली, वो फेल हो जाता है। और क्या होता है, तो 1773 में बनारस की संधि होती है। बनारस की संधि में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अवध के नवाब और इनके बीच में एक संधि होती है जिसमें कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र को वापस कर दिया जाता है अवध को, और बदले में 50 लाख रुपया लिया जाता है अवध से। तो ये बनारस की संधि की महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण बात होती है। उसके बाद रुहेलखंड पर नियंत्रण स्थापित करते हैं 74 में। अब जो बनारस की संधि हुई थी वो एक्चुअली रुहेलखंड पे जब ये आक्रमण करते हैं, रुहेलखंड को जब अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अवध का यह साथ चाहते हैं। तो उस साथ लेने के बदले में अवध के साथ ये बनारस की संधि होती है। फिर अवध और अंग्रेज की सेना मिलकर रुहेलखंड पर अधिकार स्थापित करते हैं। 74 की ये घटना है। 75 में फिर से फैजाबाद की संधि होती है। किसके साथ, तो अवध के साथ। उस समय की घटना ये होती है कि जो अवध के नवाब होते हैं वो 1 लाख रुपए कंपनी से लोन लिया हुआ होता है और वो मर जाते हैं, लोन को बिना चुकाए हुए मर जाते हैं। तो उनकी जो विधवा पत्नी होती है उनसे वसूली के लिए जितने भी सामान और संपत्ति होते हैं उसको गिरवी रख लिया जाता है। अंततः एक फैजाबाद की संधि होती है जिसके अंतर्गत बनारस अंग्रेजों को दे दिया जाता है, बनारस पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होता है। उसके बाद इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1774 में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। जो स्थापना करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका नाम है विलियम जोन्स, और इसका जो उद्देश्य था इस संस्था को स्थापित करने का, कि भारत की जितनी भी पौराणिक पुस्तकें हैं जैसे रामायण, महाभारत, इन पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जाना था। तो इसके अंतर्गत जो 2 महत्वपूर्ण जो बुक हैं जिनका अनुवाद किया गया, वो बुक थे भगवत गीता और हितोपदेश। तो इन दोनों बुक का नाम आप याद रखिएगा कि किन किताबों का जो है एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो वो भगवत गीता थे और हितोपदेश थे। इन्हीं के समय में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 80 से लेकर 84 के बीच में, और मैंगलोर की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। इनके समय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि नंद कुमार बंगाल के दीवान होते हैं और वो वारेन हेस्टिंग्स पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने नवाब की पत्नी मुन्नी देवी से घूस लिया है और बदले में उसके मुन्नी देवी के नाबालिग बेटे को बंगाल का नवाब बना दिया है वारेन हेस्टिंग्स से। तो जब ऐसा आरोप लगता है वारेन हेस्टिंग्स पर, तो वो नंद कुमार के पीछे पड़ जाते हैं। नंद कुमार के ऊपर एक मुकदमा चल रहा होता है। अब उसी मुकदमे में नंद कुमार को बुरी तरीके से फंसा देते हैं वारेन हेस्टिंग्स। इसके लिए वो एलिजा एम्पे, जो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके साथ साठगांठ करके उन्हें फांसी की सज़ा दिलवा देते हैं। तो ये जो फांसी की सज़ा हुई थी नंद कुमार को, इसे कहा जाता है कि भारत की पहली न्यायिक हत्या थी। बाद में जब ये इंग्लैंड लौट कर वापिस जाते हैं तो इसी मामले में इनके ऊपर महाभियोग लाया जाता है। 1788 से लेके 95 तक वो महाभियोग की कार्रवाई इनके ऊपर चलती है। जो 3 सांसद जिन्होंने महाभियोग का प्रस्ताव लाया था वो थे एडमंड बर्ग, फॉक्स और गिलबर्ट। शुरू के जो ये बर्ग और फॉक्स है वो तो पीछे हट जाते हैं, परंतु गिलबर्ट जो है वो अंतिम समय तक वारेन हेस्टिंग्स के पीछे पड़े रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गिलबर्ट ने वारेन हेस्टिंग्स को लगभग पानी पिला के रख दिया था, इतना ज़्यादा उन्होंने परेशान कर दिया था न्यायिक और महाभियोग की जो कार्रवाई हुई थी उसके द्वारा। तो इनका कार्यकाल वही 72 से लेके 85 तक रहता है।
इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद, अच्छा, इनके ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है तो उससे वो बाइज्जत बरी होकर निकल जाते हैं, इन्हें दोष मुक्त कर दिया जाता है। अब जो अगले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं बंगाल के, तो वो होते हैं जॉन मैकफरसन। 1 साल के लिए होते हैं, 1785 से लेकर 86 तक, और ये कार्यवाहक होते हैं। 1 साल के लिए कार्यवाहक होने का कारण ये होता है कि एक्चुअली इंग्लैंड की जो संसद होती है, इंग्लैंड की सरकार होती है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना चाहती है, परंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं इसके लिए 2 शर्तें रखते हैं। एक उनकी शर्त होती है कि उन्हें प्रधान सेनापति का पद भी दिया जाना चाहिए, गवर्नर जनरल के साथ में प्रधान सेनापति का भी पद उन्हें मिलना चाहिए। दूसरी उनकी डिमांड होती है कि उन्हें एक वीटो पावर दिया जाना चाहिए। गवर्नर जनरल की काउंसिल भारत से संबंधित शासन, प्रशासन और कानून के लिए वो निर्णय लेती थी। तो उनका ये डिमांड था कि विशेष परिस्थिति में, हमेशा वो ऐसा नहीं करेंगे, कि विशेष परिस्थिति अगर ऐसी आ जाए तो वैसी स्थिति में हमें ये ताकत होनी चाहिए, ये शक्ति होनी चाहिए कि उस परिषद के निर्णय को हम बदल सकें, रद्द कर दें। तो ये प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में तो थे नहीं। तो इसके लिए क्या क्या किया जाता है कि संसद में फिर से एक इसके लिए कानून बनाया जाता है, एक सर्कुलर टाइप का कह लें, एडिशनल, कि उसमें संशोधन करके इसमें एक पावर जोड़ी जाती है, और ये सारी चीजें करने में लगभग 1 साल लग जाता है। तो उसी 1 साल के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं जॉन मैकफरसन, और इनकी जब शर्तें पूरी हो जाती है तब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आते हैं और बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। इनका कार्यकाल होता है 86 से लेके 93 तक। इनको एक दूसरा कार्यकाल भी मिलता है। 1805 में दोबारा ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। पहले कार्यकाल में इनके जो काम थे वो कौन कौन से थे, इसको हम देख लेते हैं। तो इनका एक कॉर्नवालिस कोड के नाम से एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके अंतर्गत इन्होंने कई अदालतों का गठन किया था। एक अदालतों की हायरार्की फिक्स की थी कि सबसे नीचे मुंसिफ कोर्ट, उसके ऊपर जिला कोर्ट, उसके बाद प्रांतीय कोर्ट। तो इस तरीके के कई कोर्ट इन्होंने स्थापित किए थे। कोर्ट भी 2 तरीके के होते थे, एक फौजदारी मामला देखा जाता था, एक दीवानी मामला। फौजदारी से संबंधित जो मामले होते थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होते थे, और दीवानी जो मामले होते थे कुछ, उसके तो शीर्ष पर खुद गवर्नर जनरल ही होते थे। तो कोर्ट की एक हायरार्की बनाई और अलग अलग कोर्ट स्थापित किए। कहाँ कहाँ पहले तो चीज की गई कि मुर्शिदाबाद में जो पहले कोर्ट था उसको स्थानांतरित करके कलकत्ता लाया गया। 4 प्रांतीय अदालत भी बनाई गई। वो 4 जगहें कौन कौन सी थी, तो मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ढाका और पटना। जिलों में दीवानी अदालत बनाई। तो ये कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। इनके समय की एक और जो इनका महत्वपूर्ण काम है कि भू राजस्व वसूली के लिए अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की। इसमें भी जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया जाता था, और राजस्व वसूली के लिए उन्हें भी ठेके पे दे दिया जाता था। अब और लेकिन यहाँ पे एक भेद था पहले वाले से, जो वारेन हेस्टिंग्स ने जो लाया था, भू राजस्व व्यवस्था चलाई थी, उसमें क्या था कि जमींदारों को पुलिस और न्याय करने का भी उन्हें अधिकार दिया था। कॉर्नवालिस वो दोनों अधिकार जमींदारों को नहीं देते हैं। और उसमें होता है कि जो भी इस व्यवस्था में किया जाता है कि जमीन का एक सर्वे किया जाता है और उसका एक आकलन किया जाता है कि सालाना इस जमीन से इतनी आय हो सकती है। उसके अनुसार से एक रकम फिक्स कर दिया जाता है, अमाउंट फिक्स किया जाता है टैक्स के रूप में, और उतना अमाउंट देना होता है जमींदारों को कि सालाना कम से कम इतना देना है उनको।
तो ये व्यवस्था थी, उसमें जो वसूली होगी जितनी, उसका 10/11वां हिस्सा कंपनी को मिलना था और जमींदारों को 1/11 हिस्सा मिलता था। ये व्यवस्था भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ। जमींदार लोग अब भी जो रकम फिक्स की गई थी टैक्स की, उससे ज़्यादा रकम वसूल करते थे और एक्चुअल जो अंग्रेजों को राजस्व मिलता था वो कम मिलता था। किसानों का शोषण अभी भी जारी था। तो ये व्यवस्था भी पूरी तरीके से सफल नहीं हुई थी। अब आते हैं इनका महत्वपूर्ण काम, तो वो कौन कौन से हैं। तो इन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और भारत में कहा जाता है कि अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसको 3 पिलर थे, 3 आधार थे। वो 3 आधार कौन कौन से थे? तो पहला सिविल सेवा, दूसरा पुलिस और तीसरी सेना। तो इनमें से जो 2 स्तंभ है, इन 2 स्तंभों की स्थापना इन्होंने की थी। सिविल सेवा का जनक कहा जाता था। इसी सिविल सेवा को इस्पात का चौखट या स्टील फ्रेम भी कहा जाता है। और सिविल सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पद था डीसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इनका काम होता था, ये जिले में नियुक्त होते थे और इनका काम होता था राजस्व की वसूली करना। जिले के अंदर जो भी राजस्व होता है उस राजस्व की वसूली करना कलेक्टर का काम होता था। और वही कलेक्टर आज के समय में अलग अलग जिलों में डीएम के नाम से जाने जाते हैं। जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर कई नामों से बोले जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में डीसी हो जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर। तो वो जो पद है ये इन्हीं की देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। पुलिस सेवा के भी ये जनक माने जाते हैं। और जिलों में जो पुलिस अधीक्षक या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं, जो आज के समय में भी नियुक्त होते हैं जिलों में, तो इस पुलिस अधीक्षक के पद की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब हम आते हैं इनके समय में कुछ और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं कि इनके समय में तीसरा एंग्लो मैसूर वार हुआ था और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने सहयोग लिया था मराठों का और निजामों का और मैसूर के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो उसी संबंध में इनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। वो है कि दोस्तों को बिना मजबूत किए दुश्मन को कमजोर कर दिया। अर्थात मराठों के साथ और निजाम के साथ इन्होंने संधि किया था मैसूर से युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन बदले में इन्होंने मराठों को और निजामों को उतना ज़्यादा नहीं दिया कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं। और उनका साथ लेकर ये मैसूर को बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं, उसकी शक्ति को आधा कर देते हैं। मैसूर को तीसरा जो मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें मैसूर को काफ़ी क्षति पहुंचती है। करीब आधा जो उनका राज्य है उनके हाथ से निकल जाता है। तो ये स्थिति होती है और उसी के संबंध में इनका स्टेटमेंट था। इनके समय की एक और जो महत्वपूर्ण घटना है कि वो है 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। फिर आते हैं कि कुछ इन्होंने महत्वपूर्ण काम करने के प्रयास किए। पूरी तरीके से वो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन बाद के वर्षों में ये चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें कौन सी थी? तो इन्होंने प्रयास किया था कि जो भी पदों पर नियुक्ति हो वो योग्यता के आधार पे हो, उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो, जाति, धर्म, लिंग, वर्ष, गोरे काले का जो भेदभाव था वो भेदभाव ना हो। उस चीज़ की इन्होंने शुरुआत की थी। दास प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन दास प्रथा इनके समय में तो रुकी नहीं। कुछ क्षेत्रों में ये सफल हुआ, बंगाल के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में, लेकिन हर एक जगह यह सफल नहीं हो पाया। या बाद के वर्षों में दास प्रथा पर रोक लगाया जाता है। 1844 ईस्वी में जाकर एलन बैरो ने इसे खत्म किया था। तो वो हम आगे जाकर देखेंगे। इनका एक दूसरा कार्यकाल भी होता है। 1805 ईस्वी में ये फिर से बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद ही गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इनकी जो समाधि है वो गाजीपुर में बनी हुई है। तो दोस्तों ये थे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल।
1805 तक हम पहुंच चुके हैं। 1857 तक के जो और गवर्नर जनरल होंगे उनके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में।